हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फिजिकल वर्ल्ड के फर्स्ट पार्ट में फिजिक्स क्या है और फिजिक्स के दो प्रिंसिपल्स देखे थे, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। उसके बाद फिर हमने देखा था फिजिक्स और मैथ्स के बीच का रिलेशन और कैसे एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और हमने ये भी जाना था कि फिजिक्स में जो यूज़ होता है मैथमेटिक्स, तो बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स को एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कितना बड़ा है, वास्ट है, और कैसे 11th और 12th में हम उसके पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे। और उसके बाद एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स देखा था हमने। तो अभी फिजिकल वर्ल्ड को ही हम आगे बढ़ते हुए इसका आगे का टॉपिक्स देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो फिजिक्स जो है टेक्नोलॉजी और सोसाइटी दोनों में कैसे हेल्प करता है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले न्यू फिजिक्स गिव्स राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। तो फिजिक्स में अगर कुछ नया डेवलपमेंट होता है तो उससे नई टेक्नोलॉजी बनती है। जैसे देखिए, आज हम लोग जान रहे हैं कि हमारे पास कंप्यूटर्स हैं और मोबाइल्स हैं, ये सब हैं, लेकिन आज से 50 साल पहले ये सब नहीं थे। जब रिसर्चर्स ने सिलिकॉन पे स्टडी की और देखा अरे इसमें तो नया एक फिजिक्स है, नई प्रॉपर्टी डेवलप हुई है, और उससे जाके फिर सेमीकंडक्टर्स डेवलप हुए, जिसके कारण कि हमारी प्रोसेसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। तो सेमीकंडक्टर्स जो है जिसके कारण हमारी प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई और फिर हम उसको फिर न्यू न्यू डिवाइसेस बनाने में कामयाब हुए, जिससे कि कंप्यूटर रिवोल्यूशन हुआ। तो डिवाइसेस जो हैं, नए डिवाइसेस बने और हमारे को जो नया कंप्यूटर रेवोल्यूशन जो बोलते हैं, टेक रेवोल्यूशन या कंप्यूटर रेवोल्यूशन बोलते हैं, वो हुआ। हमारी कंप्यूटिंग पावर बहुत अच्छी हो गई। उसी तरह जैसे न्यू फिजिक्स में हमने देखा कि जब ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमारी फिजिक्स अच्छी हुई, तो उसमें हमने देखा कि अरे ईएम वेव्स तो हम अपने यूज़फुलनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और फिर हमने इसको वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ किया। और आज हमारा जो भी डेटा ट्रांसफ़र और मोबाइल पे जो भी बात करते हैं वो इसी के कारण हो पाता है। कभी कभी कुछ एक्सीडेंटल डिस्कवरीज भी हो जाती हैं, फिजिक्स, नया फिजिक्स डेवलप हो जाता है, उससे हमें आगे बहुत ही यूज़ आता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सब पढ़ते थे, एसी करंट जो होता था वो हमको नहीं पता था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो एक्चुअली में एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अरे ये तो एसी करंट है, और एसी करंट में हम जानते हैं लॉसेस बहुत कम होते हैं। तो फिर इससे ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स, इनका यूज़ हुआ, इनका डेवलपमेंट हुआ। और ये जितने भी डिवाइसेस हैं हमारे, जो भी कंप्यूटर रेवोल्यूशन बोल सकते हैं, और वायरलेस कम्युनिकेशन, ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स, ये सोसाइटी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प किए। ये तो हुआ एक एस्पेक्ट कि नया फिजिक्स कुछ डेवलप हुआ है और वो न्यू टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा था। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल नीड गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स। ऐसा भी हो सकता है कि सोसाइटी को ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है जो कि ह्यूमन की जो बेसिक रिसर्च करने की टेंडेंसी है, उससे धीरे धीरे रिसर्च बढ़ता गया और न्यू फिजिक्स उसमें डेवलप होता गया। जैसे सबसे फेमस एग्जांपल है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन आदमी ने पहले बनाया था, उसके बाद उसमें देखा कि उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा फ्यूल लग रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना था। तो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक ऑल टुगेदर पूरा फिजिक्स एक नया डेवलप हुआ, जिसको आज हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। इसका स्टार्ट यहीं से हुआ था। आज हम बेशक जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशनिंग में, पावर प्लांट्स में, सब में यूज़ होता है। लेकिन इसका स्टार्ट जो था वो एक टेक्नोलॉजिकल नीड था, उसके कारण थर्मोडायनेमिक्स डेवलप हुआ। दूसरा, जैसे लिमिटेड फॉसिल फ्यूल से हम जानते हैं, कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, ये बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कुछ 100 साल में ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आज हमें ये टेक्नोलॉजिकल नीड एक आई है कि हमें, एक तो ये लिमिटेड है और दूसरा ये पॉल्यूटिंग है।
तो टेक्नोलॉजिकल नीड है कि क्लाइमेट को भी हमें बचाना है, तो उसके कारण हमारा जो नया डेवलपमेंट हुआ है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये जो डेवलपमेंट हुआ है जैसे हमारा सोलर पावर, हाइड्रोजन सेल्स हो गए हैं, ये सब जो नया डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है। फिर टेक्नोलॉजिकल नीड जैसे हमारे मेडिकल फील्ड में, जैसे कोई बहुत ही माइन्यूट सर्जरी करनी है, बहुत ही एक्यूरेट सर्जरी करनी है, उसके लिए हमको बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। और दूसरा, जैसे आजकल के फील्ड में क्या है, बायोमिमिक्स, जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स जो हैं या हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो अगर डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिप्लेस करके आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को भी लगा सकते हैं, और वो आर्टिफिशियल ऑर्गन जस्ट वो ओरिजिनल ऑर्गन जैसे ही मिमिक करेंगे। तो ये हमारे मेडिकल इंडस्ट्री की भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी बायोमिमिक्स के हेल्प से हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये वाइस वर्सा चलते रहता है। अगर न्यू कोई फिजिक्स है उससे सोसाइटी को हेल्प मिलता है न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और अगर कोई सोसाइटी में टेक्नोलॉजिकल नीड की ज़रूरत है और वो हमको न्यू फिजिक्स को इवॉल्व करने में हेल्प करती है। अब हम देखेंगे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेस प्ले करते हैं, हम 4 फोर्सेस जानते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, चौथा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये क्या है और एक एक करके हम इसको देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। जो हम बात करते हैं हमारे आसपास जो ग्रेविटी है, जिसके कारण इनफैक्ट हमारा लाइफ पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि अगर ग्रेविटी नहीं होती तो हमारा एक एटमॉस्फेयर नहीं हो पाता, और एटमॉस्फेयर नहीं हो पाता तो हम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते। हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट फोर्स है, लेकिन एक्चुअली में ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर का। और इट इज़ द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। तो किसी भी दो बॉडी जिनका मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और हम यहाँ जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी दो बॉडी, मान लीजिए m1 और m2 है और उसके बीच का डिस्टेंस r है, तो ये Gm1m2 बाई r² होता है। g यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। हम ग्रेविटी बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, जस्ट हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है मासेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस स्क्वायर के। तो ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ए यूनिवर्सल फोर्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप कोई भी दो बॉडी, यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी हो, कितनी भी दूर प्लेस्ड हो, उस पर कुछ ना कुछ किसी दूसरे बॉडी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही होगा, चाहे कितना ही माइनर फोर्स हो, लेकिन वो लगता ही लगता है। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल फोर्स कहा जाता है। तो एवरी बॉडी एक्सपीरियंसेस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। तो इसलिए ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसका अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में बोले तो ये इन्फिनिटी तक ये फोर्स ऑपरेट करता है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट कहाँ होता है, क्या होता है इसका इफेक्ट? It plays a key role in large-scale phenomena of universe, such as formation and evolution of stars, galaxies, galactic clusters. तो जो लार्ज स्केल फिनोमेना यूनिवर्स में हुए हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज, गैलेक्टिक क्लस्टर्स, इनफैक्ट प्लैनेट्स, मून्स, और उनका जो भी मूवमेंट हो रहा है अराउंड देयर ऑर्बिट्स, जो हमारा सोलर सिस्टम चल रहा है, जो गैलेक्सी चल रही है, तो ये जो भी आज हमारा यूनिवर्स बना है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट के कारण ही बना है। तो आप समझ सकते हैं जैसे स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, फिर भी वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और
ऐसा नहीं है कि मीडियम नहीं होगा तभी ये फोर्स लगेगा, मीडियम हो चाहे मीडियम ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी दो बॉडी के बीच में लगते रहती है, चाहे वो बॉडी इन्फिनिटी जितना दूर पे भी हो चाहे पास में भी रखी हो, ये हमेशा दो बॉडी के बीच में लगती रहती है और इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। देखिए दो बॉडी है जिसका भी मासेस m और कैपिटल M मान लीजिए है, तो ये हमेशा ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और हमेशा ही ये अट्रैक्टिव नेचर होता है इनका। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम देख रहे हैं कि ये वीकेस्ट फोर्स है, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है किसी भी दो बॉडी का। और क्यों होता है? क्योंकि उनके मास होते हैं। अगर कोई बॉडी मासलेस है, मान लीजिए एज्यूम कर लेते हैं, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, ये याद कर लीजिए। ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, इसका मतलब कितना भी दूर कोई बॉडी हो और कहीं भी हो, एक दूसरे बॉडी के कारण उस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है चार्ज पार्टिकल्स पे। अगर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है जैसे Q1 और Q2 और उनके बीच की डिस्टेंस अगर r है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा k Q1 Q2 अपॉन r², ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है। उसमें देखिए दो चार्ज हैं और उसका जो डिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट द फोर्स इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। ये हम अभी जो ऊपर बात कर रहे थे वो कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात कर रहे थे, और ये चार्जेस को हमने रेस्ट पे माना था। तो चार्जेस अगर रेस्ट पे हैं तब उन पे जो फोर्सेस लगते हैं उसको हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। और व्हेन चार्जेस आर इन मोशन दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड गिविंग राइज टू अ फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज। इसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में, कि जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो उनका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है और मैग्नेटिक फोर्स उन पे लगने लगता है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इन जनरल इनसेपरेबल, हेंस द नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए अभी हमने देखा था कि अगर चार्जेस रेस्ट पे हैं तो उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और चार्जेस अगर मोशन में होते हैं तो उन पे मैग्नेटिक फील्ड लगता है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस के मोशन और रेस्ट पे डिपेंड करता है, और इन जनरल ये इतने इंसेपरेबल हैं, एक दूसरे पे इतने डिपेंडेंट होते हैं कि इनको ऑल टुगेदर एक नया नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम बोलते हैं, और इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम एज ए होल पढ़ते हैं। ये भी एक यूनिवर्सल फोर्स है जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यूनिवर्सल फोर्स का यही मतलब है कि एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, और ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। और इट ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसको भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये अट्रैक्टिव हमेशा रहते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंटरेक्टिंग चार्जेस। तो इंटरेक्टिंग चार्जेस, अगर हम चार्जेस के बारे में देखेंगे तो चार्जेस दो टाइप के होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। और हम अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमारा 10 तक है उसमें हमने देखा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसलिए ये फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। ये जस्ट उसके जो चार्जेस जो हैं इंटरेक्ट हो रहे हैं उनके चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव हुए, दोनों पॉजिटिव हुए तो भी वो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव हुए तो भी रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। इट इज़ इनॉर्मसली स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी तो हमने देखा था कि वीकेस्ट फोर्स है, लेकिन अगर हम फील लेना चाहें कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटी फोर्स से, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज 10 to the power 36
टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम फॉर एनी फिक्स डिस्टेंस। किसी भी फिक्स डिस्टेंस पे अगर दो प्रोटॉन रखे हुए हैं तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम 1 माने तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो 10⁻36 होगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए। तो आप सोच सकते हैं 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में देख लिया कि दो चार्जेस पे लगते हैं, अगर रेस्ट पे होंगे तो कूलम्ब्स लॉ तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और अगर मूवमेंट कर रहे होंगे चार्जेस तो उन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इन दोनों को इतना इंसेपरेबल हैं ये दोनों कि इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, यूनिवर्सल फोर्स हैं, इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, जहाँ की आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है। और ये अगर स्ट्रेंथ वाइज देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स से इनॉर्मसली स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो फोर्सेस ये नेचर में रहते हैं लेकिन ये बहुत ही रेयर होते हैं। और रेयर क्यों होते हैं? क्योंकि एक बहुत ही पर्टिकुलर एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, उसी में ये ऑब्जर्व किए गए हैं, इसलिए ये बहुत ही रेयर होते हैं। इट अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस। और वो प्रोसेस क्या है? बीटा डीके ऑफ ए न्यूक्लियस। तो किसी न्यूक्लियस का जो बीटा डीके होता है ये हमारे उतने स्कोप में नहीं है, बस हम ये वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको देख लेते हैं। बीटा डीके जो हमारा न्यूक्लियस का होता है उसमें ये वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर होता है। अब बीटा डीके क्या होता है वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक न्यूक्लियस है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये जब एमिट करता है एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो, तब फिर बीटा डीके होता है। तो द न्यूक्लियस इन बीटा डीके द न्यूक्लियस एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अनचार्ज पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज है, और जो एंटी न्यूट्रिनो है ये अनचार्ज है, नो चार्ज। तो इसलिए फिर यहाँ पे बीटा डीके होता है। अब इसका स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इट इज़ नॉट एज वीक एज ग्रेविटेशनल फोर्स बट इट इज़ मच वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम जैसे जानते हैं वीकेस्ट है, उससे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से काफ़ी वीक होता है। तो अगर हम फोर्सेस का स्ट्रेंथ देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ सबसे कम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का स्ट्रेंथ सबसे कम होता है, उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद आएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब इसका रेंज के बारे में भी देखते हैं। ये जो होता है ये कोई लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं होता, ये एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। और द रेंज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स इज एक्ससीडिंगली स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻16 मीटर। तो आप समझ सकते हैं ये न्यूक्लियर लेवल पे डील कर रहा है ये, तो ये बहुत ही एक्सीडिंगली शॉर्ट रेंज फोर्स है, और ये ऑर्डर जो है इसका 10⁻16 मीटर पे ये एक दूसरे पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जस्ट हमने अभी कंपैरिजन देखा था। इट बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो हमारा है उसमें न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स जो हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो मान लीजिए दो प्रोटॉन हैं, तो दो प्रोटॉन पे लाइक चार्जेस हैं, इस पे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा हो, ये रिपेल कर रहे होंगे ईच अदर, लेकिन रिपेल कर रहे हैं और हमें पता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितने पावरफुल होते हैं। ये ग्रेविटी से 10⁻36 टाइम्स पावरफुल हैं, और फिर भी
इतने पावरफुल फोर्स जो रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इसको भी ओवरकम करके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उनको बाइंड करके एक न्यूक्लियस जितने छोटे जगह पे इसको रखे हुए है। तो आप समझ सकते हैं इसका स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा होगा। इट इज़ एविडेंट दैट विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स अ न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रिक रिपल्सन बिटवीन इट्स प्रोटॉन्स। तो हमने देखा कि जो प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स हो रहा होगा उसको ये बाइंड करके रखने में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स केपेबल है। तो इसका मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर होगा क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर रहा है। तो इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर, हेंस इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर। It is the strongest of all fundamental forces. It is charge independent. ये जो फोर्स है ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। इट इज़ इक्वल फॉर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो किसी दो प्रोटॉन पे, दो न्यूट्रॉन पे या प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तीनों पे इक्वली लग रहा है। द रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सीडिंगली स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका भी रेंज जो है बहुत ही एक्सीडिंगली स्मॉल है इस फोर्स का, और इसका भी रेंज जो है न्यूक्लियर लेवल पे जाता है और 10⁻⁻15 मीटर की रेंज पे जाता है। और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई जो हमारा है, हम देख रहे हैं कि उसमें तो रिपल्सिव फोर्स भी लग रहा होगा, लेकिन फिर भी इसको बाइंड करके रखा हुआ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और यही फोर्स है जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का कारण है। और इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स। तो ये फोर्स जो है सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसी पे लगता है और इलेक्ट्रॉन्स पे ये नहीं लगता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने के लिए है। तो एक कंपैरिजन हम देख लेते हैं फंडामेंटल फोर्सेस का। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस पे ऑपरेट करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स में ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट जो भी है, जिस पे भी मास है, सब पे ऑपरेट करता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो। ये हमने जस्ट देखा कि बहुत रेयर होता है और बीटा डीके में ही ये मिलता है, इसलिए बहुत ही रेयर है, ये सब पे एक्ट नहीं करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये चार्ज पार्टिकल पे लगता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन पे ही लगता है, और हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और ये इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे वीक होता है। इनका अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को हम 1 मान लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे 100 गुना कम होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है उससे 10⁻13 गुना वीक होता है, और उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 10⁻39 टाइम्स वीक होता है। तो ये हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है इन फोर्सेस का कितना है। रेंज में हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंसेस तक काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हम देख रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पे काम कर रहा है। वीक न्यूक्लियर फोर्स वेरी शॉर्ट सब न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर और उससे भी छोटा साइज पे ये काम करता है। 10⁻16 मीटर इसका रेंज होता है एक्ट करने का। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का भी शॉर्ट होता है और न्यूक्लियर रेंज में ये काम करता है 10⁻15 मीटर। पूरे यूनिवर्स में अगर हम फंडामेंटल फोर्सेस की बात करें तो सिर्फ 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, और जो भी फोर्स लग रहे हैं, चाहे हमारा फ्रिक्शन हो या टेंशन हो या स्प्रिंग फोर्स हो, कोई भी फोर्स है, वो इन्हीं चारों में से किसी न किसी या कॉम्बिनेशन पे या किसी न किसी एक फोर्स पे उसी का रिजल्ट हो रहा होता है। अभी तक जो फंडामेंटल फोर्सेस हम देख पाए हैं वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो हमने फिजिकल वर्ल्ड पूरी तरह एक ओवरव्यू ले लिया और एक कंपैरेटिव स्टडी भी किया, और कहाँ फिज़िक्स हमें कैसे हेल्प कर रहा है वो भी हमने देखा, और फिज़िक्स कितना इंटरेस्टिंग है और
मतलब इसमें कितना स्कोप है ये हमको देखने का मौका मिला, और हम आगे देख सकते हैं कि हमारी जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हमने फिजिकल वर्ल्ड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। डू लाइक एंड सब्सक्राइब कंपटीशन फिजिक्स।